दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं किरचॉफ का नियम। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था सेल के आंतरिक प्रतिरोध का परिभाषा, उसके लिए व्यंजक भी स्थापित किए थे और साथ ही साथ हम सेल के आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, विद्युत वाहक बल, धारा और विभवांतर में संबंध भी स्थापित किए थे। उसका वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है फिजिक्स 12th का, उसमें आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे और आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों एक बात मैं आपको और बोलना चाहता हूँ, यदि आप नए व्यूवर्स हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे मैं नए वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ क्या है, तक हम क्या पढ़ते थे, आसान सा परिपथ पढ़ते थे। ये है हमारा विद्युत परिपथ। तो किरचॉफ ने क्या किया, जैसे कि इसमें बहुत सारे और विद्युत धारा आके जुड़ गए, क्या हुए, बहुत सारे विद्युत धारा आके इसमें जुड़ गए, तो ये क्या हुआ, जटिल परिपथ बन गया। तो जटिल से भी जटिल परिपथ को आसान बनाने के लिए किरचॉफ ने सन 1842 में इन दोनों नियमों का प्रतिपादन किया, ठीक, जिसे क्या कहते हैं, हम किरचॉफ का नियम कहते हैं। समझ आया। तो किरचॉफ का प्रथम नियम और इसी प्रथम नियम को कहते हैं हम संधि का नियम, और द्वितीय नियम को कहते हैं पास का नियम या बंद जाल का नियम भी इसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम प्रथम नियम और संधि के नियम को देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो संधि के नियम में आप संधि को लेके चलेंगे। संधि मतलब क्या होता है भाई, मिलना। क्या होता है, मिलना। तो यहाँ पे क्या होगा, सभी विद्युत परिपथ एक संधि पे आके मिलेंगे और सभी का बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा। जैसे कि यहाँ पे हम एक संधि ले लेते हैं, ये बिंदु, ठीक। अब इसमें से हम विद्युत धारा को बाहर ले जा रहे हैं और इस संधि में हम विद्युत धारा को क्या करते हैं, इसमें अंदर ला रहे हैं, ठीक। यहाँ पे भी एक परिपथ ले लेते हैं और इस परिपथ से भी विद्युत धारा है वो बाहर जा रहा है। यहाँ पे एक परिपथ ले लीजिए, इसमें से भी बाहर जा रहा है, और एक परिपथ और ले लीजिए आप, और इसमें क्या होता है, विद्युत धारा अंदर आती है। तो दो परिपथ में अंदर आ रहे हैं और तीन परिपथ में क्या हो रहे हैं, विद्युत धारा बाहर जा रहे हैं। नाम दे दीजिए इसको I1, I2, I3, I4 और ये I5, ठीक। ये है हमारा संधि के नियम के लिए चित्र और इसी को कहते हैं हम प्रथम नियम। तो इसका परिभाषा क्या होगा भाई, अभी लिखिएगा नहीं, परिभाषा मैं उसको लिख के आपको दिखाऊंगा, ठीक। तो सब पहले आप इसको समझिए। किसी विद्युत परिपथ में, ये क्या है, हमारा विद्युत परिपथ है, किसी भी संधि पर, है, यहाँ पे भी संधि हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का क्या है, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होती है, शून्य होती है। उसे ही हम कहते हैं संधि का नियम। तो चलिए अब परिभाषा आप लिख लीजिए, परिभाषा लिख लीजिए भाई। चलिए परिभाषा यहाँ पे ये है आपका परिभाषा। किसी विद्युत परिपथ में किसी भी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक। क्या होता है भाई, शून्य होता है। तो गणितीय रूप में हम इसे कैसे लिख सकते हैं, यह है आपका बीजगणितीय योग का चिन्ह। इसे कौन सा चिन्ह कहते हैं, हम इसको सिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे सिग्मा कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको बगल में लिख देता हूँ, इसे कहते हैं हम सिग्मा। क्या कहते हैं, सिग्मा, ठीक। इसे समेशन भी कहते हैं। तो इसको कहते हैं सिग्मा, और सिग्मा अर्थात होता है बीजगणितीय योग, सभी का योग। तो यहाँ पे सभी धाराओं को हम सिर्फ I ले लेते हैं, तो ये होगा धारा I, और सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो इसे कहेंगे हम संधि का नियम। अब इसको हम यदि आगे हल करना चाहें तो यहाँ पे आप दो लाइन हिंदी में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, माना बिंदु O पर मिलने वाली सभी धाराएं I1, I2, I3, I4, I5 है, जिसमें I1 और I4 संधि की ओर आ रही हैं और I2, I3, I5 संधि से बाहर जा रही हैं, ठीक। तो एक बात और आप नोट करके रखेंगे, जो धाराएं संधि की ओर प्रवेश करती है अर्थात ये इसके अंदर की ओर आते हैं, क्या होते हैं, अंदर की ओर आते हैं। तो अंदर की ओर आने वाली धाराओं का जो मान है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। और जो धारा बाहर जाती है, जैसे कि ये धारा बाहर जा रही है, ये बाहर जा रही है, ये बाहर जा रही है, तो बाहर जाने वाली धारा का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो अंदर की ओर आने वाली धारा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्रवेश करने वाली
धारा धनात्मक, ठीक। और निकलने वाली धारा क्या होगा भाई, निकलने वाली धारा ये होता है माइनस, अर्थात ऋणात्मक होता है, ठीक। इसे हम चिन्ह परिपाटी भी बोल सकते हैं इसके लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। I1 क्या है, अंदर की ओर जा रही, तो प्रवेश करने वाली धारा का मान क्या होता है, धनात्मक, तो I1 का मान क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक। फिर I2 है वो बाहर निकल रहा है, तो I2 से पहले क्या लगेगा भाई, माइनस लग जाएगा। फिर I3 भी बाहर निकल रहा है, तो माइनस I3, फिर I4 फिर अंदर आ रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस I4, और लास्ट वाला I5 फिर बाहर जा रहा है, तो I5 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 0, ठीक। इसको थोड़ा दूर में लिख लेंगे हैं उधर। अब देखते हैं हम यहाँ पे माइनस I2, I3 और ये I5, ये तीनों माइनस में है, तो माइनस को हम पक्षांतर कर देते हैं, तो माइनस का पक्षांतर क्या होती है, प्लस, तो बचेगा हमारे पास ये I1 और ये बचेगा हमारे पास I4, बराबर में ये उधर जाएंगे तो ये होगा I2 और ये भी उधर जाके I3 होगा और ये उधर जाके प्लस में होंगे I5, ठीक। तो यहाँ से हम संधि के नियम के लिए एक और परिभाषा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, I1 I4 क्या है, अंदर आ रहे हैं, तो अंदर की ओर आने वाली धाराओं का योग बाहर की ओर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है। इस तरह से संधि का जो नियम है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं हम द्वितीय नियम या पास का नियम, लूप का नियम भी कहते हैं और इसे बंद जाल का नियम भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि द्वितीय नियम है वो हमेशा बंद जाल के ऊपर ही लागू होती है, बंद परिपथ में ही लागू होती है, किरचॉफ के द्वितीय जो नियम है वो, ठीक। तो बंद जाल के नियम नाम से स्पष्ट है, बंद परिपथ लेंगे हम, तो ये हम एक बंद परिपथ ले लिए। चित्र को मैं पहले से बना के रख दिया हूँ, आप भी ऐसे ही साफ साफ बढ़िया चित्र बना लेंगे, ठीक। तो इसका नियम देखने से पहले हम थोड़ा सा चित्र के बारे में देख लेते हैं। चित्र है हमारे पास, एक परिपथ है ABCD और ये फिर A, ठीक। इस परिपथ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इस परिपथ के लिए प्रतिरोध है R1, दूसरा प्रतिरोध है R2, विद्युत वाहक बल है ε1, यहाँ पे है ε2, ठीक। अब छोटे वाले भाग को हम माइनस से प्रदर्शित करते हैं और बड़े वाले भाग को प्लस से प्रदर्शित करते हैं। यह है हमारा शेल, क्या है, सेल। अब सेल के बाहर में विद्युत धारा क्या होती है, प्लस सिरे की ओर प्रवाहित होती है, तो यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होगा, तो विद्युत धारा क्या होगा भाई, I1। अब I1 से धारा जो है वो प्रवाहित होती है। अब दूसरा परिपथ फिर देखिए, यहाँ पे ये है माइनस और ये प्लस, तो यहाँ से भी धारा क्या होंगे, प्रवाहित होंगे, तो दोनों धारा क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत दिशा में मिलेंगे, ठीक। अब देखते हैं हम तीसरा परिपथ के लिए। तीसरा परिपथ जो है, तीसरा परिपथ में पहला परिपथ से धारा मिलता है इसको यहाँ पे, तो ये इसके लिए धारा I1, दूसरा परिपथ से भी इसको धारा मिलता है, तो इसमें हो जाएगा ये I2, अर्थात तीसरे परिपथ में हमको पहला और दूसरा दोनों से धारा मिलती है, ठीक। चित्र आपको समझ आ गया। 3 प्रतिरोध है R1, R2, R3, 2 विद्युत वाहक बल है एप्सिलॉन और एप्सिलॉन2, 2 धारा है I1 और I2, ठीक। इस परिपथ का नाम होगा BEFCB, 2 बंद जाल है यहाँ पे। तो चलिए परिभाषा को बताने से पहले मैं इसके गणितीय सूत्र को लिख देता हूँ, उससे आपको बहुत ही आसानी से ये समझ आ जाएगा। तो गणितीय सूत्र होता है सिग्मा एप्सिलॉन इज इक्वल टू सिग्मा I इंटू आर, क्या होता है, सिग्मा I इंटू आर। तो इसे आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, फिर देखिए इसका परिभाषा कैसे बनता है, ठीक। एप्सिलॉन को क्या कहते हैं हम, विद्युत वाहक बल, I को क्या कहते हैं, धारा, और R को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो देखिए तो इसका परिभाषा कैसे बनेगा, किसी विद्युत परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, इस चिन्ह को क्या कहते हैं हम, बीजगणितीय योग कहते हैं। तो विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, ठीक, उसमें प्रवाहित धारा I और उसके संगत प्रतिरोध R के गुणनफल, यहाँ पे बीच में गुणा का चिन्ह है, उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे कहते हैं हम द्वितीय नियम या पास का नियम, ठीक। तो समझ आया परिभाषा आपको। चलिए अब लिख लीजिए यहाँ पे परिभाषा, ठीक। अब लिखेंगे, हाँ, तो परिभाषा क्या होगा भाई, किसी विद्युत परिपथ के बंद पास की जगह आप बंद जाल भी लिख सकते हो, ठीक। तो क्या होगा परिभाषा, किसी विद्युत परिपथ के बंद पास में उपस्थित विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस पास में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफल
के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। ठीक, ये है इसका परिभाषा। ठीक, परिभाषा लिखने के बाद इसे आप नीचे में अर्थात करके ऐसे लिख लेंगे, अर्थात करके। ठीक, अब आगे देखिए, इसके लिए हम एक व्यंजक निकालते हैं। तो व्यंजक निकालने के लिए यहाँ पे आप नोट करके लिख लेंगे, नोट। तो पहला नंबर क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले लिखेंगे पहला नंबर, यदि विद्युत धारा ऋण से धन की ओर प्रवाहित होती है। कहाँ प्रवाहित होती है भाई? ऋण से धन की ओर प्रवाहित होती है, तो विद्युत वाहक बल को हम धनात्मक लेते हैं। और जब विद्युत धारा धन से ऋण की ओर प्रवाहित होती है तो विद्युत वाहक बल को हम ऋणात्मक लेते हैं। तो मैं इसमें लिख देता हूँ, आप मैं बोला हूँ उसको लिख लेंगे। कहाँ से? ऋण से धन, तो विद्युत वाहक बल क्या होगा? ऋण से धन, तो विद्युत वाहक बल अर्थात एप्सिलॉन क्या होंगे? धनात्मक होंगे। दूसरा, यदि धन से ऋण की ओर धारा प्रवाहित होती है, धन से ऋण की ओर, तो विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन क्या होंगे? यहाँ पे ऋणात्मक होंगे। समझ आया? ठीक, तो इसको आप अपनी भाषा में समझने के लिए लिख सकते हो। यह है आपका पहला नोट। और दूसरा आप लिख सकते हो इसमें। ठीक, क्या लिख सकते हैं भाई दूसरा? दूसरा ये है, जब धारा एक ही दिशा में होती है, एक ही दिशा अर्थात यह हमारा परिपथ है, इधर भी जा रहा है इसमें धारा, इधर भी जा रहा है, तो धारा का क्या होता है? धारा और प्रतिरोध का गुणनफल है वो क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक, तो एक ही दिशा में, एक ही दिशा के लिए क्या हो जाएगा भाई आपका? धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या होते हैं? I और R का मान यहाँ पे धनात्मक होते हैं। ठीक, अब विपरीत दिशा क्या होगा? विपरीत दिशा में दोनों के गुणनफल के पहले हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे और ये होगा I इंटू R। अब विपरीत कैसे होंगे? जैसे इधर एक धारा हो रही है प्रवाहित और दूसरा धारा इसके जस्ट अपोजिट है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे? हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। इसको आप पेपर में नहीं लिखेंगे जैसे आ जाता है तो, और लिखेंगे तो आप बुक के अनुसार लिख लेंगे, बुक में आपको दिए हुए हैं। ठीक, तो चलिए अब हम इसके लिए छोटा सा व्यंजक निकाल लेते हैं 2 लाइन का। ठीक, तो इसमें हम व्यंजक देखेंगे। व्यंजक, तो पहला परिपथ लेता हूं मैं ABCDA, तो बंद पास, बंद जाल भी लिख सकते हो। ABCDA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो चलिए, द्वितीय नियम का क्या होता है? उपस्थित विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग संगत प्रतिरोध और धारा के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। तो बंद पास में देखेंगे हम ABCD में, ABCD, तो धारा देखिए यहाँ से माइनस से प्लस की ओर प्रवाहित हो रही है, तो एप्सिलॉन क्या होगा? विद्युत वाहक बल क्या होंगे? धनात्मक होंगे। तो इसके लिए विद्युत वाहक बल क्या होगा? एप्सिलॉन 1। ठीक, फिर इसमें देखिए धन से ऋण में जाएगा तो एप्सिलॉन 2 का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक। प्लस से माइनस की ओर धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत वाहक बल ऋणात्मक होते हैं, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक, बराबर। अब यहाँ पे I और R और यहाँ पे बीजगणितीय योग होता है, तो I अर्थात I1 धारा और इसके संगत प्रतिरोध R1, तो ये होगा I1 और ये होगा R1। दूसरा प्रतिरोध क्या है हमारा? I2 और ये R2, तो ये होगा I2 और ये R2। ठीक, अब बीच में हम क्या लगाएंगे? देखिए ये इधर आ रहा है और इसमें जाएगा, तो ये दोनों की दिशा विपरीत होगा ना। ये इधर आ रहा है लेकिन ये भी इसके अपोजिट चल रहा है, तो बीच में हम क्या करेंगे? माइनस का चिन्ह लगा देंगे। विपरीत दिशा में होता है तो दोनों के बीच में क्या लगाते हैं? माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक, फिर यह है आपका ABCDA के लिए। अब दूसरा परिपथ है हमारा BEFCB। ठीक, तथा FCB में द्वितीय नियम। ठीक, इसमें भी द्वितीय नियम लगाएंगे और उसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक, इस समझिए इसके नीचे में लिख रहे हैं हम। तो BEFCB के लिए हमारे पास विद्युत वाहक बल क्या है? सिर्फ एप्सिलॉन 2 है, तो इसके लिए विद्युत वाहक बल हो जाएगा आपका एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू। ठीक, के संगत प्रतिरोध क्या है? I2 और R2, तो यहाँ पे हो जाएगा I2 और ये R2। ठीक, अब यहाँ से इसमें आएगा और ये इधर जाएगा, तो समझिए इधर से आ रहा है तो इसकी दिशा क्या है? समान है। तो दिशा समान होती है तो उसके लिए क्या लगाते हैं? हम धन का चिन्ह लगाते हैं। और इसमें धारा क्या है? I1 प्लस I2, तो बीच में प्लस का चिन्ह और ये I1 प्लस
I2 और इसके प्रतिरोध क्या है भाई R3, तो ये R3। ठीक, तो यहाँ तक आप क्या करेंगे, द्वितीय नियम या बंद जाल के नियम के लिए यहाँ तक व्यंजक निकालेंगे। जब आपके नियम पूछा जाता है तो दोनों परिभाषाओं को आप लिखेंगे और इस चित्र को बनाएंगे और यहाँ तक व्यंजक निकालेंगे। इसमें इस चित्र को बनाएंगे, यहाँ परिभाषा लिखेंगे, यहाँ पे इस सूत्र को लिखेंगे और इसको आप हिंदी में बता सकते हो, उसके बाद आप इन दोनों को निकालेंगे। ठीक, तो बच्चों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोगों को शेयर कीजिए।